हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आज आप लोग के सामने फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं ना। फिजिक्स में हम लोग देखेंगे साउंड। चैप्टर का नाम क्या रहेगा? साउंड। साउंड अर्थात ध्वनि। तो ध्वनि में सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, इसके बारे में जानते हैं। आपका टॉपिक का नाम रहेगा ध्वनि अर्थात साउंड। ध्वनि में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ता है या नहीं। देखिएगा, ध्वनि जो है, साउंड जो है आपका, साउंड हमेशा माध्यम से होकर ही गुजरता है। कोई ना कोई माध्यम से होकर ही गुजरेगा। माध्यम क्या होता है, तो माध्यम के बारे में याद रखिएगा। कोई ठोस हो गया अर्थात सॉलिड हो गया, द्रव्य हो गया अर्थात लिक्विड हो गया, और गैस हो गया अर्थात गैस ही बोलते हैं इंग्लिश में। तो माध्यम, ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम है। तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। कैसे होता है इसके बारे में जानिए। देखिएगा, ये आपका कोई राम नाम का लड़का है और इधर श्याम नाम का लड़का है। राम और श्याम के बीच में कुछ ना कुछ हवा होगा, कुछ नहीं तो हवा तो होगा ही, है ना। ये आपका एयर हो गया, हवा हो गया। अब देखिए, राम यहाँ से कुछ अगर बोल रहा है तो श्याम तक आवाज़ जा रही है ना। और हवा क्या है? हवा एक गैस है। गैस अर्थात मीडियम है। मीडियम बोले तो माध्यम है ये, है ना। अभी हम आपको बताएं कि माध्यम क्या होता है, ठोस, द्रव या गैस। ठीक है, तो माध्यम है, इसलिए राम की आवाज़ श्याम सुन पा रहा है ना। अब देखिएगा, अगर यहीं पे ये राम था, ये श्याम था, और ये हवा को हम हटा देते हैं अर्थात यहाँ खालीपन कर देते हैं। खालीपन को निर्वात बोल सकते हैं आप। निर्वात को इंग्लिश में वैक्यूम बोलते हैं, है ना। अर्थात खालीपन, यहाँ कुछ भी नहीं है, अर्थात यहाँ पे मीडियम नहीं है, नो मीडियम, माध्यम नहीं है, माध्यम नहीं है। तो राम की आवाज़ सोनू तक नहीं पहुँच पाएगी। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो रहा है कि साउंड को चलने के लिए आपको माध्यम की ज़रूरत पड़ता है। साउंड कभी भी निर्वात अर्थात वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है ना। तो इस बात को लिख लिया जाए। क्या लिखना है? सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए कि ध्वनि को चलने के लिए, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। माध्यम हमने बताया आपको क्या होता है, ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, है ना, सॉलिड, लिक्विड या गैस। और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे यांत्रिक तरंग बोलते हैं। इसीलिए ध्वनि को क्या बोलते हैं? इसलिए ध्वनि को यांत्रिक तरंग भी बोलते हैं। यांत्रिक तरंग कहा जाता है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि को क्या बोल रहे हैं? यांत्रिक तरंग। अब यांत्रिक तरंग क्या होता है देख लीजिए। वैसा तरंग जिसे चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत पड़ता है, माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे यांत्रिक तरंग कहा जाता है।
है ना। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग क्या होता है, जिसको चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत हो उसको यांत्रिक तरंग कहते हैं। तो ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चांद पर, ये आपका मून हो गया और यहाँ पे आपका अर्थ हो गया, है ना। हालांकि हम मून को ही बड़ा बना दिए हैं, अर्थ को थोड़ा और बड़ा बना देते। लीजिए, ये आपका अर्थ हो गया। अब चांद पर कोई विस्फोट हो रहा है ना। चांद पर क्या हो रहा है, विस्फोट। विस्फोट हो रहा है या बम फूट रहा है, बोल दीजिए, बम फूटता है। तो क्वेश्चन है कि चांद पर अगर बम फटता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज़ कितने देर बाद सुनाई देगी। ऑप्शन ए 5 मिनट बाद, ऑप्शन 2 मिनट बाद, ऑप्शन सी 3 15 मिनट बाद, ऑप्शन डी कभी नहीं। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त कभी नहीं। क्यों कभी नहीं, तो देखिएगा, चांद और ज़मीन के बीच में अर्थात पृथ्वी के बीच में क्या है, अंतरिक्ष है। चांद और पृथ्वी के बीच में क्या है, अंतरिक्ष है, अर्थात स्पेस है। स्पेस जो है इसमें खालीपन है, अर्थात यहाँ पे निर्वात होता है। खालीपन है अर्थात यहाँ पे निर्वात होता है, वैक्यूम होता है ना। और वैक्यूम अर्थात यहाँ पे नो मीडियम है, यहाँ पे मीडियम नहीं है, अर्थात माध्यम नहीं है। और आप जानते हैं कि साउंड जो चलता है उसको माध्यम चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो माध्यम है ही नहीं। तो चांद पर अगर विस्फोट होता है तो उसका आवाज़ कभी भी पृथ्वी पर नहीं आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अंतरिक्ष यात्री, है ना, अंतरिक्ष यात्री, ये मान लिया जाए राम है और इधर श्याम है। तो ये अंतरिक्ष यात्री है और अंतरिक्ष में है, अंतरिक्ष में है, ठीक है। ये श्याम है भाई साहब। तो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते, है ना। क्यों नहीं सुन सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, निर्वात है। निर्वात अर्थात माध्यम नहीं है। माध्यम नहीं है तो आप जानते हैं कि साउंड को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है, अर्थात निर्वात में साउंड नहीं चल सकता। और नहीं चल सकता तो राम और श्याम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते, अर्थात उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देता। तो दूसरा पॉइंट यहाँ से लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि यदि चंद्रमा पर विस्फोट होता है तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कभी भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच माध्यम नहीं है, ठीक है। दूसरा बात, अगला बात क्या हो जाएगा कि अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे का आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में क्या होता है, माध्यम नहीं होता। अगला बात देखिएगा कि ध्वनि जो होता है मेरे भाई, ये अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अनुदैर्घ्य तरंग का, अनुदैर्घ्य तरंग का। अब अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है इसके बारे में जानते हैं।
तो ध्यान रखिए कि ध्वनि कैसा तरंग है, तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग भी है ना। तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। बात आता है कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, इसके बारे में जान लिया जाए। तो देखिएगा, आप याद कीजिए बचपन में जब स्कूल जाते थे, है ना, बचपन में जब स्कूल जाते थे तो कुछ इस प्रकार लाइन में लग के आप प्रार्थना करते थे, है ना। प्रार्थना कुछ इस प्रकार लाइन में लग के किया जाता था। एक पंक्ति में खड़ा हो गए और फिर प्रार्थना कर रहे हैं। अब देखिएगा, अगर मान लिया जाए यहाँ से इसको धक्का दिया जाए, है ना, यहाँ से इसको धक्का दिया जाए तो क्या होगा, ये भाई साहब इसको धक्का देंगे और फिर वापस अपने स्थान पे आ जाएंगे। ये भाई साहब इसको धक्का देंगे फिर वापस अपने स्थान पे आ जाएंगे। ये धक्का इसको देगा और फिर वापस अपने स्थान पे आ जाएगा। ये इसको धक्का देगा और फिर वापस अपने स्थान पर आ जाएगा। यही ना हो रहा है। तो देखिएगा, एनर्जी जो है, एनर्जी अर्थात ऊर्जा देखिएगा इधर से इधर की ओर ट्रांसफ़र हो रहा है। ऊर्जा जो है इधर की ओर ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। ऊर्जा आपका एनर्जी यहाँ धक्का दिया था और इधर की ओर ट्रांसफ़र होते हुए यहाँ पे आ गया, है ना। ये भाई साहब थोड़ा झुकेंगे और फिर वापस अपने स्थान पे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, ये कण जो है यहाँ, ये कण जो है यहाँ पे आया फिर अपने स्थान पे आ गया, यहाँ पे आया फिर अपने स्थान पे आ गया। ये भी यहाँ पे आया और फिर वापस आ गया। तो इसका कण का दिशा भी, है ना, इसका कण का दिशा भी देखिएगा तो वो भी इधर की ओर है, ठीक है। तो वैसा तरंग जिसमें कण का दिशा और ऊर्जा समान दिशा में हो तो उसको अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। फिर से सुनिए, वैसा तरंग जिसमें ऊर्जा और तरंग का दिशा सेम डायरेक्शन में हो, समानांतर हो एक दूसरे के, तो उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया जाए। वैसा तरंग जिसमें कण का दिशा ऊर्जा के समानांतर हो तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग बोला जाता है। उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है, ठीक है। तो ध्वनि कैसा तरंग है मेरे दोस्त, अनुदैर्ध्य तरंग। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि की चाल। अगला टॉपिक रहेगा ध्वनि की चाल अर्थात स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की चाल अगर देखिएगा मेरे दोस्त, तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, ठोस अर्थात सॉलिड में। उससे कम होता है द्रव में, द्रव अर्थात लिक्विड में, और उससे कम होता है गैस में, ठीक है। तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस में होता है, उससे कम किस में होता है, द्रव में, और सबसे कम किस में होता है, गैस में। ठोस में भी अगर देखिएगा आप तो सबसे ज़्यादा होता है मेरे दोस्त मिश्र धातु में। सबसे ज़्यादा किस में होता है, मिश्र धातु में, इसको एलॉय बोलते हैं। और उससे कम होता है धातु में, मेटल बोलते हैं। और सबसे कम होता है मेरे दोस्त अधातु में, नॉन मेटल बोलते हैं। देखिएगा स्टील एग्जाम्पल अगर देखिएगा तो मिश्र धातु जो है, स्टील जो है मिश्र धातु का उदाहरण है, और ये लोहा प्लस क्रोमियम से मिलकर बना होता है। मिश्र धातु जो दो या दो से अधिक धातु से मिलकर बने मिश्र धातु कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा धातु में देखिएगा लोहा जो होता है
कॉपर जो होता है, एल्यूमिनियम होता है, ये सब धातु है। अधातु की बात कीजिएगा तो लकड़ी अर्थात वुड हो गया, लकड़ी है ना। उसके बाद और देखिएगा तो ग्लास हो गया, ये सब अधातु है। तो मेरे दोस्त, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें? ठोस में। सबसे कम किसमें? गैस में। ठोस में भी सबसे ज़्यादा किसमें? मिश्र धातु में। और सबसे कम किसमें? अधातु में। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या लिखना है आपको कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होता है तथा ध्वनि की चाल सबसे कम गैस में होता है। ठीक है, और ये क्रम याद रखिएगा जरूर, ठोस, द्रव और गैस। और इसमें भी सबसे ज़्यादा एलॉय अर्थात मिश्र धातु में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक है। क्वेश्चन रहेगा निम्न में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक है। ऑप्शन रहेगा आपका स्टील, बी नंबर में रहेगा स्टील के बाद लिख लीजिए कॉपर, ग्लिसरीन, डी नंबर में लिख लीजिए वुड, लकड़ी, और ई नंबर में लिख लीजिए एयर। ठीक है, तो निम्न में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। अब देखिएगा स्टील पहला नंबर क्या है? सॉलिड है अर्थात ठोस है। कॉपर क्या है? सॉलिड है। ठीक है, ग्लिसरीन क्या है? लिक्विड है। और वुड क्या है? सॉलिड है। एयर क्या है? गैस है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आप जानते हैं कि ध्वनि की चाल जो होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है? ठोस में होता है अर्थात सॉलिड में होता है। तो देखिएगा अब हम इसको ऑर्डर क्रम में समझा देते हैं, घटते क्रम में सजा देते हैं। सॉलिड में भी आपको बताया गया है, सॉलिड में भी सबसे ज़्यादा एलॉय में होगा, उसके बाद मेटल में होगा और सबसे कम नॉन मेटल में होगा। ठीक है, ये आपको बताया गया। अब देखिएगा एलॉय, स्टील जो है मिश्र धातु होता है, ये आपका मिश्र धातु है। कॉपर जो है धातु है, मेटल है। ग्लिसरीन जो है लिक्विड है। सॉलिड में देखिएगा तो ये आपका नॉन मेटल है। ठीक है, अब इसको ऑर्डर में सजाइएगा तो सबसे पहला नंबर में आएगा स्टील आपका। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा ठोस, यहाँ है, यहाँ है, धातु आता है, कॉपर आएगा, उसका ठोस यहाँ है, वुड आ जाएगा। उसके बाद लिक्विड का आता है ग्लिसरीन, और उसके बाद आपका गैस का आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाता है आपका स्टील। अब देखिएगा इसमें अगर चाल देखते हैं इसका, ध्वनि की चाल इसमें अगर देखिएगा तो 5120 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, गैस में अर्थात एयर में, यहाँ पे एयर था, एयर में जो होता है 332 मीटर पर सेकेंड हवा होता है। तो ध्यान दीजिए कितना का अंतर है, 332 मीटर पर सेकेंड ऐसे गैस में होता है ध्वनि की चाल, और स्टील में 5120 मीटर पर सेकेंड, है ना। आप याद रखिए, जब भी ध्यान दीजिएगा, ट्रेन जब पटरी पर आता है ना, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पीछे ही रहेगा, तो आपको अगर पटरी पे कान लगाते हैं तो उसका आवाज़ सुनाई देगा, क्योंकि पटरी जो होता है सॉलिड होता है ना, सॉलिड अर्थात ठोस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि के प्रकार।
क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? ध्वनि के प्रकार, टाइप्स ऑफ साउंड, ध्वनि के प्रकार पढ़ना है। तो ध्वनि के प्रकार देखिएगा 3 प्रकार का होता है ध्वनि। ध्वनि कितने प्रकार का मेरे दोस्त? 3 प्रकार का। पहला नंबर लिखिएगा श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि इसको बोलते हैं विजिबल। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? विजिबल साउंड। श्रव्य ध्वनि, इसको इंग्लिश में भी क्या बोल रहे हैं हमको ध्यान में नहीं आ रहा। चलिए, श्रव्य ध्वनि क्या होता है? वैसा ध्वनि जिसका आवृत्ति, वैसा ध्वनि जिसका आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हो, तो उसको हम लोग श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। वैसा ध्वनि जिसकी आवृत्ति कितना हो? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हो, तो उसको क्या बोलते हैं? श्रव्य ध्वनि। तो वैज्ञानिकों ने बताया या प्रकृति ने बताया कि श्रव्य ध्वनि किसे बोलते हैं? तो वैसा ध्वनि जिसका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हो, श्रव्य ध्वनि कहलाता है। ठीक है, वैसा ध्वनि जिसका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हो, श्रव्य ध्वनि कहलाता है। और भगवान या प्रकृति ने मानव को श्रव्य ध्वनि ही सुनने का कान में क्षमता दिया। अर्थात हम लोग जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के आवृत्ति की ध्वनि ही सुन पाते हैं, दूसरा और कोई ध्वनि हम लोग नहीं सुन पाते हैं। तो श्रव्य ध्वनि को कौन सुन सकता है? मानव। लिखा जाए, मानव केवल श्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। ठीक है, तो मानव श्रव्य ध्वनि को आसानी से सुन सकता है। आगे देखिएगा, श्रव्य ध्वनि हो गया ना। इसके बाद दूसरा नंबर, श्रव्य ध्वनि में याद रखिएगा आवृत्ति कितना? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। ठीक है, दूसरा नंबर लिखिएगा पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि को बोलते हैं अल्ट्रा सोनिक साउंड, है ना। अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है? पराश्रव्य ध्वनि क्या होता है? तो देखिएगा, इसके लिए प्रकृति क्या बताया है वैज्ञानिक ने कि इसका जो आवृत्ति होना चाहिए मेरे दोस्त, आवृत्ति जो होना चाहिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक जितना भी ध्वनि है उसको क्या बोलते हैं? पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है, लिखा जाए, वैसा ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, पराश्रव्य ध्वनि कहलाता है। ठीक है, अब बताइए इसका कितना है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। और श्रव्य ध्वनि का कितना था मेरे दोस्त? श्रव्य का कितना था? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, यही ना था। अब देखिएगा, और ये भी बात बताया हम कि श्रव्य ध्वनि जो होता है उसको मानव सुन सकता है, अर्थात हम लोग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को सुन सकते हैं। और यहाँ पे 20,000 हर्ट्ज से अधिक का ध्वनि है,
तो पराश्रव्य ध्वनि को हम लोग सुन पाते हैं क्या? अगर आप सुन पा रहे हैं तो कुदरत ने आपके कानों में एक विशेष प्रकार का क्षमता दिया है। हालांकि मानव पराश्रव्य ध्वनि को नहीं सुन पाएगा, क्योंकि मानव केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ही ध्वनि सुन पाएगा। तो पराश्रव्य ध्वनि को मानव सुन पाएगा क्या? नहीं सुन पाएगा। पराश्रव्य ध्वनि को मानव नहीं सुन सकता है। चलिए नेक्स्ट बात। अच्छा, पराश्रव्य ध्वनि को अगर मानव नहीं सुन सकता है, सुन कौन पाएगा फिर? तो पराश्रव्य ध्वनि को देखिएगा कौन सुन पा रहा है। आपने चमगादड़ का नाम सुना होगा, है ना, चमगादड़। तो चमगादड़ की बात करते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। चमगादड़, है ना, मान लिया जाए ये चमगादड़ है आपका। ये क्या है? चमगादड़। इंग्लिश में इसको बैट बोलते हैं। तो चमगादड़ देखिएगा क्या करता है, ये पराश्रव्य ध्वनि को निकालता है। और यहाँ पे मान लिया जाए मक्खी आ गया अगर, है ना, तो पराश्रव्य ध्वनि को निकाला। यहाँ अगर मक्खी आ गया तो ये फिर मक्खी से टकरा कर ये ध्वनि इसके कानों तक आएगा। तो ये चमगादड़ अपना जो शिकार है, ये पराश्रव्य ध्वनि, ये क्या है? पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि। तो मानव जो है, चमगादड़ जो है पराश्रव्य ध्वनि निकालता है, पराश्रव्य तरंग निकालता है। और ये तरंग कोई भी वस्तु से टकराकर उसके कानों तक पहुंच जाता है, जिससे चमगादड़ को ये पता चल जाता है कि आगे क्या है। ठीक है, कोई शिकार है या नहीं। तो चमगादड़ जो शिकार करता है ये पराश्रव्य तरंग के माध्यम से ही करता है। तो लिखिएगा इसको सुन कौन पाता है? तो इसे चमगादड़, डॉल्फिन मछली, है ना, डॉल्फिन द्वारा उत्पन्न या सुना जा सकता है। क्वेश्चन पूछेगा कि चमगादड़ अपना शिकार कौन सा तरंग के द्वारा करता है, तो याद रखिएगा पराश्रव्य तरंग। तो चमगादड़, या ऐसा लिख लीजिए, इसका यूज करके चमगादड़ अपना शिकार करता है। चलिए नेक्स्ट। अब इसका पराश्रव्य ध्वनि का यूज क्या है मेरे दोस्त? पराश्रव्य ध्वनि का यूज क्या है? तो इसका यूज देखिएगा, है ना, उपयोग। आप लोग देखे होंगे महिला लोग क्या करवाती है? अल्ट्रासाउंड। महिला लोग करवाती है अल्ट्रासाउंड। देखिए इसमें अल्ट्रा भी है, साउंड भी है। अल्ट्रासोनिक होता है पराश्रव्य ध्वनि का। तो अल्ट्रासाउंड जो है, अर्थात अल्ट्रासाउंड में किसका यूज होता है? पराश्रव्य ध्वनि का यूज होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड को मानव सुन पाएगा क्या? नहीं सुन पाएगा, क्योंकि इसका आवृत्ति कितना होगा? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। दूसरा का मेरे दोस्त सोनोग्राफी एक होता है, सोनोग्राफी, है ना। महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो वो अपने बेबी को देखने के लिए, अर्थात वो स्वस्थ है या नहीं, उसको जानने के लिए सोनोग्राफी करवाती है। तो सोनोग्राफी में मेरे दोस्त पराश्रव्य ध्वनि का यूज होता है। तो आगे देखिएगा, रडार नहीं, सोनार में पराश्रव्य ध्वनि का यूज होता है। सोनार क्या है तो यहाँ पे पढ़ा जाए। सोनार का फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्त साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। और यह जो है मेरे दोस्त पराश्रव्य ध्वनि का यूज करता है। कैसे यूज करता है अभी बताएंगे, पहले लिख लिया जाए। यह
पराश्रव्य ध्वनि का यूज करता है। और यह काम क्या करता है मेरे दोस्त? तो यह काम करता है समुद्र के अंदर, समुद्र में डूबी हुई वस्तु के आकार व चाल, दिशा का पता लगाने में इसका यूज किया जाता है। तो सोनार जो है मेरे दोस्त साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग पराश्रव्य ध्वनि का यूज करेगा और यह समुद्र में डूबी हुई वस्तु के आकार व चाल दिशा का पता लगाता है। ठीक है, अब देखिएगा सोनार काम कैसे करता है। सोनार जो है मेरे दोस्त काम कैसे करता है। सोनार को अगर देखिएगा आप मेरे दोस्त, तो ये मान लिया जाए नाव है आपका, ये आपका मान लिया जाए नाव है, बोट आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसमें मान लिया जाए सोनार लगा हुआ है और ये समुंदर में तैर रहा है। ये क्या हो रहा है? समुंदर में तैर रहा है। अब देखिएगा सोनार जो है कौन सा तरंग का यूज करता है? तो पराश्रव्य तरंग का। अब देखिएगा यहाँ से ये पराश्रव्य तरंग छोड़ा, मान लिया जाए कि इसको रास्ते में क्या आ गया? मछली मिल गया, तो ये इससे टकराएगा पराश्रव्य तरंग और फिर वापस सोनार के पास ये इन्फॉर्म करेगा कि क्या है नीचे? मछली है। इसका आकार का पता चल गया है ना, दिशा का पता चल जाएगा है ना। तो सोनार इस तरह का यूज करता है और समुद्र में कोई भी वस्तु अगर डूबा हुआ है तो उसकी जानकारी सोनार के द्वारा लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सोनार का एक छोटा भाई होता है मेरे दोस्त फेदोमीटर। क्या होता है? फेदोमीटर। और यह समुद्र की गहराई जांचने में का काम करता है। तो यह समुद्र के गहराई का पता लगाता है। समुद्र की गहराई को किससे मापा जाता है? फेदोमीटर से। और यह भी मेरे दोस्त, यह भी पराश्रव्य तरंग का ही यूज करता है। ठीक है, अब सोनार पढ़ लिए, फेदोमीटर पढ़ लिए है ना। अब तीसरा हमने पढ़ा है ध्वनि के प्रकार। पहला श्रव्य ध्वनि, दूसरा पराश्रव्य ध्वनि और तीसरा था मेरे दोस्त अवश्रव्य ध्वनि। अवश्रव्य ध्वनि और इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, अवश्रव्य क्या होता है? देखिए 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच के साउंड को हमने श्रव्य बोला। 20,000 हर्ज से अधिक के साउंड को हमने पराश्रव्य बोला और 20 हर्ज से कम के साउंड को हम लोग अपश्रव्य बोलेंगे। ठीक है, तो वैसा ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ज से कम हो उसको क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड। वैसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ज से कम हो, लिखा जाए। वैसा ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ज से कम हो
अपश्रव्य ध्वनि कहलाता है। याद रखिएगा, सबसे मेन यही है 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, अब देखिएगा अपश्रव्य ध्वनि को हम लोग सुन पाएंगे क्या? नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की साउंड को सुनने वाले आदमी हैं, है ना। तो 20 हर्ट्ज से यहाँ पे कम है, इसलिए मानव नहीं सुन सकता। तो मानव अपश्रव्य ध्वनि को नहीं सुन सकता। ठीक है, अच्छा, अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है ना। अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है, तो आप देखिएगा, जब भी भूकंप आए या सुनामी आए तो उस समय जो ध्वनि उत्पन्न होगा, उस समय जो वेव उत्पन्न होगा, उसको क्या बोलते हैं? अपश्रव्य ध्वनि। लिखिएगा, भूकंप और सुनामी के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होता है वह अपश्रव्य ध्वनि होता है। ठीक है, एक बात और, अपश्रव्य ध्वनि तो उत्पन्न हो गया भूकंप और सुनामी से, लेकिन इसको सुनता कौन है? तो मेरे दोस्त, आप देखे होंगे या पिक्चरों में देखे होंगे या सुने होंगे कि भूकंप या सुनामी आने वाला होता है तो हाथियों का झुंड अपने स्थान छोड़कर भागने लगता है झुंड में, है ना। और व्हेल मछली भी है, उसको भी पता चल जाता है कि समुद्र में क्या आने वाला है? सुनामी। तो अपश्रव्य ध्वनि को कौन सुन पाता है मेरे दोस्त? तो हाथी और व्हेल द्वारा सुना जा सकता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि ध्वनि जो होता है उसको चलने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और माध्यम क्या होता है? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि ध्वनि निर्वात में नहीं चल पाती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर चांद पर कोई विस्फोट होता है तो उसका आवाज़ पृथ्वी पर कभी नहीं सुनाई देगा। फिर हमने पढ़ा कि अंतरिक्ष में दो यात्री या कितने भी यात्री हो आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते। और इसी बात पे हम बता दें कि बात करने की जो बीमारी होती है, बात करने की बीमारी को बोलते हैं लैलोमेनिया, है ना। तो बात करने की बीमारी को क्या बोलते हैं? लैलोमेनिया। इसके बाद हमने पढ़ा कि साउंड जो है यांत्रिक तरंग होता है, क्योंकि साउंड को चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद साउंड जो है अनुदैर्ध्य तरंग भी होता है, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है? तरंग के कण का दिशा और ऊर्जा का दिशा सेम होता है। उसी प्रकार साउंड में भी सेम होता है, कण का दिशा और ऊर्जा का दिशा सेम होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा साउंड के प्रकार। श्रव्य ध्वनि आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, पराश्रव्य ध्वनि आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक, और अपश्रव्य ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट डे मिलेंगे, है ना। तो क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।